इसका कुछ थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, पार्ट वन में पढ़ा दिया था। उस कहानी को थोड़ा सा और सुन लो। तो टिशानी दोषी कहाँ पहुंच गई थी? अंटार्कटिका पे। कुछ याद रखने वाले पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना। टिशानी दोषी कौन से शिप पे गई है? वो उसका नाम क्या है? एकेडमिक सोकल्स्की। ठीक है। और जिस प्रोग्राम में गई है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या है? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स गए हैं उस प्रोग्राम में, तो उसका बोला गया स्टूडेंट्स ऑन आइस। और उसके जहाज का क्या नाम था? एकेडमिक सोकल्स्की। उस टूर को ले कौन जाता है? जियोफ ग्रीन। कौन ले जाते हैं? जियोफ ग्रीन के बारे में बताते हैं। जियोफ ग्रीन पहले अमीर लोगों को, जो अपने काम धाम से रिटायर हो चुके हैं और दुनिया देखना चाहते हैं, उन लोगों को दुनिया के कोने कोने तक ले जाते थे समुद्र के रास्ते, कैसे भी जैसे भी पॉसिबल हो। लेकिन इस बार जियोफ ग्रीन किसको लेके गए हैं? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को। क्यों लेके गए? उनका मानना यह है कि जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, यही हमारे फ्यूचर के निर्माता है, कल यही देश को चलाएंगे। तो जब ये जाके अंटार्कटिका में देखेंगे किस प्रकार से आइस मेल्ट हो रही है, किस प्रकार से, कौन सा वो बोलते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में डिप्लीशन कैसे हो रहा है, मतलब क्षरण कैसे हो रहा है, कैसे वो कमजोर पड़ रही है। अभी भी बताते हैं, आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका में बताते हैं। सब जानते हो ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेजेस को कंट्रोल करती है। अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर आएंगी तो कैंसर का खतरा हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। और उसके अगर वो ओजोन लेयर अगर खत्म हुई धीमे धीमे, उसका प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा जलीय जीवों पे। जलीय जीवों में बताया गया था समुद्रों में पाया जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या पाया जाता है? बताया था क्या कल मैंने? नहीं बताया तो सुनो ध्यान से। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स वो छोटी छोटी घास है जो समुद्रों में नीचे पाई जाती है। समुद्र में देखना आप, नीचे झाड़ियां टाइप की दिखती है, उन्हीं को कहते हैं क्या? फाइटोप्लैंक्टन। अब जैसे हमारे लिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, ऐसे ही पानी में भी तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से आता होगा। तो वो फाइटोप्लैंक्टन यानी जो पेड़ है वो पानी में ऑक्सीजन बनाती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है? उसी पानी में। इसी वजह से सभी जलीय जीव जिंदा है, पानी में जो ऑक्सीजन है उसे ले लेते हैं वो, और वो जिंदा रहते हैं। अगर वो फाइटोप्लैंक्टन खत्म हुए तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी पानी में तो सभी जलीय जीव खत्म हो जाएंगे। और जलीय जीव खत्म हुए तो बहुत सारी दवाइयां जो मछलियों से और समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बन रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, समुद्रों से मछलियां पकड़ के बहुत से देश मछलियां खा के जिंदा है, वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इतना अनाज पैदा नहीं होगा कि हर इंसान रोटी खा सके। आज भी कई देशों में जाओगे वहां रोटी नहीं मिलेगी। ये पिज्जा इन्वेंशन कहाँ का है? इंडिया का नहीं है। ये पिज्जा ऐसे ठंडे देशों का है जहाँ गेहूं चावल कुछ है ही नहीं। वहां उनकी मजबूरी है कि आटे का बना हुआ वो ऐसा कुछ बना के दें उसमें कि वो 15-15 20-20 दिन महीने भर रखा रहे। तब वो ट्रांसपोर्ट करके बन के आता है, फ्रिज में रखा रहता है, लोग उसको खाते हैं। उनकी मजबूरी है सड़ा हुआ बासा खाना। अपन उसको पैसा समझ रहे हैं कि आज तो पिज्जा ऑर्डर कर लो। पिज्जा उनकी मजबूरी है खाना। तुमने देखा होगा विदेशों में रोटी नहीं आती, पाव आते हैं। क्या वो ताजे हैं? रखे हुए 15-15 दिन के। अब क्या, इनके यहाँ रोटी अनाज है ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं है। खाने में देख रहा हो घास फूस सा खा रहे होंगे, हरे वगैरह कुछ, या मछली वगैरह या मुर्गा जो भी कुछ होगा मीट खा रहे होंगे। तो बताते हैं कि जब समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन समस्या में आ जाएगा, घास फूस जो है समुद्र की बर्बाद हो जाएगी, तो समस्या इंसान को ही आएगी। उसके बाद बताया इसमें कितने लोग गए थे वहां घूमने के लिए? 52। याद रखना कितने गए थे? 52। इनका जहाज एक जगह से निकल रहा था तो साउथ पोल की तरफ जा रहा था, वहां इनका जहाज रुक गया क्योंकि आगे बर्फ की बहुत मोटी चट्टानें थी, जहाज आगे जा नहीं पा रहा था, बर्फ से टकरा रहा था बार बार। तो इन्होंने कहा कि आप लोग उतर जाओ, और उसमें से जितने भी थे 52 के 52 लोग वहां बर्फ पे उतर गए और बर्फ पे चल रहे हैं। तो ये कहते हैं वॉक ऑन द ओशियन। नीचे समुद्र है, पानी है, और उसके ऊपर 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर है, उस पर ये सब लोग चल रहे हैं। दूर देखते हैं तो कुछ पेंगुइन वगैरह और कौन कौन सी बर्ड होती है वहां धूप सेक रही हैं। इनको बड़ा ही मनोरंजक, बहुत अच्छा दृश्य लगा।
वहां घूमे और उसके बाद वापस लौट आए। फिर से इन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस करे और वापस से अपने घर। इतनी सी कहानी है और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, जिस जगह पे पैदल चले उसका नाम था गैंग प्लैंग। क्या है वो? गैंग प्लैंग बोल रहे थे उसको। ठीक है कि नहीं? याद रखना। ये वाला क्वेश्चन लिख गया, समझे आंसर को? हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो? जियोलॉजिकल फिनोमिना का मतलब जानते हो? फिनोमिना का मतलब क्या होता है? घटना। जियोलॉजिकल का मतलब भूगर्भिक घटना। भूगर्भिक जानते हो? अरे शुरुआत में पढ़ाते थे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्या हो गया ये? भू तो भूगर्भिक, भूगर्भिक मतलब भू मतलब पृथ्वी के गर्भ में, यानी उसके अंदर जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल फिनोमेना। तो किस प्रकार से हम वो जियोलॉजिकल फिनोमेना से हम हेल्प करती है हमारी जानने में क्या? हिस्ट्री ऑफ। तो हम किसी भी इंसान के इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं? पृथ्वी में हो रही घटनाओं के अनुसार। आंसर समझना है इसका। इट इज जियोलॉजिकल फिनोमेना। ये जियोलॉजिकल फिनोमेना ही है, बार बार हिंदी नहीं बताऊंगा। ये जियोलॉजिकल फिनोमेना ही है दैट हेल्प अस, जो मदद करता है हमारी टू नो, जानने में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये क्वेश्चन में से नहीं लग रहा? सिंपल है। यह जियोलॉजिकल फिनोमेना है जो हमारी मदद करता है क्या जानने में? हेल्प अस टू नो, जानने में क्या? अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इंसान के इतिहास के। विथ द हेल्प ऑफ कार्बन, किसकी मदद से? आपको बताया था कि वहां अंटार्कटिका में बर्फ की जो चट्टानें हैं, बर्फ की लेयर्स है, उनके नीचे कार्बन छुपा हुआ है। उस कार्बन की मदद से पता लगाते हैं कि पृथ्वी पहले कैसी थी, अब कैसी है और फ्यूचर में कैसी होने वाली है। तो विथ द हेल्प ऑफ कार्बन, बताया था कि नहीं? ये बता चुका हूं। कार्बन डेटिंग विधि बताई होगी मैंने तुम्हें। तो यहाँ तक याद करो। इट इज जियोलॉजिकल फिनोमेना दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? कार्बन की मदद से। कार्बन की मदद से ही, जैसे सीआईडी में देखोगे आप, कोई बॉडी मिली कहीं से, उसके कंकाल से देख के बता देते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? ऐसे ही मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी ना, उसमें कुछ चीजें मिली थी। ठीक है, सभी चीजों के बारे में कैसे बताते हैं कि ये चीज इतनी पुरानी है? उसमें जो कार्बन पाया जाता है ना, उससे पता लगता है कि कौन सी चीज कितनी पुरानी हो सकती है, एक अंदाजा रहता है। इट इज जियोलॉजिकल फिनोमेना, यह एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है दैट हेल्प अस, जो मदद करता है हमारी टू नो, जानने में, क्या जानने में? हिस्ट्री ऑफ, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन। दो लाइन याद हो गई? बोलना। इट इज द जियोलॉजिकल फिनोमेना दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन। आगे सुनना। जो कहाँ है? विच इज इन आइस कोर्स, जो आइस कोर्स यानी बर्फ की चट्टानों के बीच में कहीं दबा रहता है। विच इज इन आइस कोर्स। जियोलॉजिस्ट कहते हैं, यहाँ पर जी नहीं है, ये याद रखना। जियोलॉजिस्ट कहते हैं लगभग 650 मिलियन साल पहले, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 650 मिलियन साल पहले क्या हुआ करता था? जाइंट अमलगमेटेड, जाइंट अमलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट, क्या नाम था उसका? गोंडवाना। साढ़े, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जियोलॉजिस्ट सेज दैट, कितने मिलियन साल पहले? 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो, ए जाइंट यानी बहुत बड़ा, अमलगमेटेड एकीकृत, जिसका खंडन नहीं हुआ, जो टूटा नहीं है अभी, उसको क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का भी कॉन्टिनेंट सुपर हो गया, मतलब बहुत बड़ा। क्या नाम था उसका?
एग्जिस्टेड अस्तित्व में था, किस साइड में, इन साउथ एट दैट टाइम। चलो साउथ ही ठीक है, यहाँ से थोड़ा अलग है। इन साउथ, पृथ्वी जो ग्लोब है उसके साउथ में। उस समय इंडिया और अंटार्कटिका एक ही टुकड़े हुआ करते थे। एट दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट्स ऑफ सैंड। उस जमाने में इंडिया और अंटार्कटिका एक ही जमीन के टुकड़े हुआ करते। पूरी बात समझ में आ गई? इसको बना के नहीं लिख पाओगे, इस चैप्टर को याद रखना, याद ही करना पड़ेगा आपको। पूरा सुनना। यह जूलॉजिकल घटना है, इट इज जूलॉजिकल फिनोमेना, जो हमारी मदद करती है, दैट हेल्प अस, जानने में, टू नो, किसके बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यहाँ तक ठीक था, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ। अब हमने कहा जूलॉजिस्ट कहते हैं, जूलॉजिस्ट से दैट, कितने साल पहले, अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, क्या था, इज जाइंट अमलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट। क्या, ए जाइंट अमलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट। सीधा बैठ गया अंकुश, ऐसे बिल्कुल, और ध्यान इधर होना चाहिए, याद ऐसे नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा हूं। इट इज जियोलॉजिकल फिनोमिना दैट हेल्प अस। क्या लग रहा है किससे बात कर रहा हूं? तुम्हें इंटरेस्ट आएगा मुझ में? तुम किसी से बात करना और सामने कोई खड़ा तो ऐसे करना, तो मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, उसे मजा आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में पहली चीज यही सिखाई जाती है कि सामने वालों के आंखों को देख के उससे बात करें, उससे समझ में आएगा कि ये व्यक्ति हमें इंटरेस्ट ले रहा है। और इस बात को समझ जाओ, अगर आप किसी से बात करें वो आपके चेहरे को नहीं देख पा रहा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो आपसे बात नहीं करना चाहता। बात अगर मुंह बार बार इधर कर रहा है, हाँ कांस्टेंट देख के रहने में थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, कि मैं तुमसे ऐसे एक सामने से बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ब्रेक होना जरूरी है। और देखने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं वो घूरना हो गया, ठीक है कि नहीं? याद रखो, पढ़ाने का भी यही सिस्टम है। कई टीचर्स स्कूल में आते होंगे, अब सर मजा नहीं आया इसके पढ़ाने में, क्यों नहीं आया? आए उन्होंने किताब में घुस गए कि बच्चों हम पढ़ेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं हो पा रहा, इसलिए वो टीचर आपको अच्छा ही लगता। समझना कौन कौन, एक बड़ा सा को क्या कहेंगे, जाइंट, अमलगमेटेड एकीकृत, सुपर कॉन्टिनेंट क्या नाम था उसका, पूरा बोलो। यह एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, इट इज अ जियोलॉजिकल फिनोमेना, जो के लिए दैट मदद करती है, हेल्प अस, जानने में, टू नो, किसके बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड। हिस्ट्री ऑफ किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ कार्बन। इतना ठीक है। फिर हमने कहा जूलॉजिस्ट कहते हैं, जूलॉजिस्ट से दैट, लगभग 450 मिलियन ईयर्स एगो, जूलॉजिस्ट से दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, एक जाइंट बहुत बड़ा अमलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना अस्तित्व में था, एग्जिस्टेड इन, उस समय पे, एट दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम। ढंग से सुनोगे तो याद हो गया होगा आपको। बोल रहा, it is the geological phenomena that help us to know about the history of mankind with the help of carbon। Geologists say about 650 million years ago, कौन, a giant amalgamated supercontinent Gondwana existed in, at that time India and Antarctica were the part of same। सुना देना। It is geological phenomenon। एक बार पढ़ लो। हाँ।
वेरी गुड। अब बताओ, अब तो हो गया होगा, पढ़ लिया। नहीं नहीं, छोड़ो। जोलॉजिकल फिनोमेना है जो मदद करता है विच हेल्प अस जानने में टू नो, इसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड जो भी बोला होगा। और अपने का लगभग 600 साल पहले जोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन मैनकाइंड किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ कार्बन। जोलॉजिस्ट कहते हैं, जोलॉजिस्ट से दैट 450 साल पहले, 650 मिलियन साल पहले, अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, एक जाइंट बहुत बड़ा अमालगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्टेड इन साउथ में एग्जिस्ट करता था। उस समय पर एट दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम। हो गया कि नहीं सबको? हाँ, सही से बोल पहले, खड़े हो, जोर से बोल। गोंडवाना ए जाइंट मतलब बड़ा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, सवाल तो कर ले। एक जाइंट का मतलब बड़ा, अमालगमेटेड एकीकृत जो टूटा ना हो, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, गोंडवाना। एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में था, उस समय था, उसको कहते हैं एग्जिस्ट करना, ठीक है। मैंने कहा अंकुश नाम का लड़का इस समय पे एग्जिस्ट करता है, जिंदा है अभी, ठीक है। और मैं कोई नाम ले दूं हनुमान जी, क्या अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं? भगवान है तो मान सकते हो, लेकिन वैसे नॉर्मल फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं क्या? एग्जिस्ट करना मतलब अस्तित्व में होना। तो गोंडवाना एग्जिस्टेड, उस समय अस्तित्व करता था। कहाँ? साउथ में, इन साउथ, पृथ्वी में जो साउथ जगह है, डायरेक्शन पता है उसमें। उस समय पे इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के टुकड़े थे। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम लैंडमास। बोलो पूरा। इट इज द जियोलॉजिकल फिनोमेना that help us to know about the history of mankind with the help of carbon. The geologists say about 650 million years ago, a giant amalgamated supercontinent Gondwana existed in South. At that time, India and Antarctica were the part of same। हो गया कि नहीं? बोल। अंकिता, जो मदद करती है, एक बात बता, अब देखो मैं याद कराते वक्त तुमसे इतने सवाल क्यों पूछता हूँ? ऐसे सवाल तुम खुद से पूछोगे तो आगे बढ़ जाओगे। यह जियोलॉजिकल घटना है, इट इज जियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है, जिसकी सहायता से या जो मदद करती है, विच हेल्प अस जानने में, टू नो किसके बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ। अब हमने कहा जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जियोलॉजिस्ट से लगभग 650 मिलियन साल पहले, अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, एक बहुत बड़ा, एक जाइंट अमलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना अस्तित्व में था, एग्जिस्टेड इन साउथ। उस समय एट दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ सेम लैंडमास। सुनो। हाँ, ओके, नोट करें।
इंसिडेंट अलग है, इंसिडेंट घटना अलग है, ये दोनों अलग है।
व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? भविष्य के लिए इंसानों के लिए क्या इंडिकेशन, क्या संकेत मिलते हैं अंटार्कटिका को देखकर? फ्यूचर कैसा होने वाला है ये बताते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इंसानी क्रियाकलापों ने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब किसे? इकोसिस्टम को। एक लाइन याद करोगे, ह्यूमन एक्टिविटी ने डिस्टर्ब किया है किसे? इतना ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इतने में कोई दिक्कत है क्या? इतना ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी ने डिस्टर्ब किया है किसको? इकोसिस्टम को। ठीक है। आगे उसने क्या कहा? द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द एमिशन ऑफ कार्बन डाई एंड अदर हार्मफुल गैसेस। एमिशन जानते होगे ना? जानते? हिंदी मीडियम से भरो। द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेस हैज डिप्लीटेड द ओजोन लेयर। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रही है उसने क्या किया है? डिप्लीट किया है, यानी घटा दिया है ओजोन लेयर को। डिप्लीट मतलब क्षरण करना भी कहते हैं। क्षरण करना मतलब तोड़ देना उसको धीमे धीमे करके। तो हैज डिप्लीटेड द ओजोन लेयर, उसने ओजोन लेयर को क्या कर दिया है? डिप्लीट कर दिया। अब डिप्लीट याद करना, हिंदी में इसको क्षरण करना कहते हैं। क्षरण करना मतलब इसमें मान लो जंग लग जाए, धीमे धीमे यहाँ से छन छन के खत्म हो जाए, उसको क्या हो गया? क्षरण हो गया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब, ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिस्टर्ब किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब, किसे डिस्टर्ब किया? द इकोसिस्टम। इतना याद हो गया? द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। द एमिशन, क्या बोला? ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड, एमिशन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड और हार्मफुल अदर हार्मफुल गैसेस क्या कर रही है? हैज डिप्लीटेड, खत्म कर रही है, क्षरण कर रही है किस चीज का? ओजोन लेयर। पूरा हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। द एमिशन किस चीज का? ओजोन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर हार्मफुल गैसेस का क्या हो रहा है? डिप्लीट कर रहा है किस चीज को? ओजोन लेयर। तो हमने पूरा बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ठीक है। फिर हमने कहा द एमिशन किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। ठीक है। क्या कर रही है? डिप्लीटेड, किसे डिप्लीट कर रही है? ओजोन लेयर। समझ में आ गया? अब सुनना फिर से, जब सुनाओ तो क्या सुना करो? ह्यूमन एक्टिविटीज क्या किया है? डिस्टर्ब किया है किसको? इकोसिस्टम। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इको। अब हमने कहा एमिशन मतलब निकलना किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल
अदर हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस क्या कर रही है? डिप्लीटेड। क्या डिप्लीट किया है? ओजोन लेयर। पूरा बोलो। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस डिप्लीटेड ओजोन। हल्का बोलो। मीनाक्षी, ये तो बोलना है, मुझे पता है, हो तो गया। बोलेगी नहीं? भावना, पूरा सुनाई दे रहा है मुझे एकदम साफ साफ। घर पर छोटे भैया को क्या चिल्लाती हो? यही नहीं, अकेली है? बड़े उन पर चिल्ला नहीं पाती हो, मतलब आवाज ऐसी रहेगी। सुनो ध्यान से। ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिस्टर्ब किया है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। एमिशन किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का एंड अदर हार्मफुल गैसेस का। क्या किया है? डिप्लीट किया है। किस चीज को? समझ में आ गया? बोलो पूरा। द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस डिप्लीटेड द ओजोन। 10 मतलब इस प्रकार, या इस तरह से भी कह सकते हो। हार्मफुल रेज ऑफ द सन रीचेस अर्थ, जो हानिकारक किरणें हैं सन की कहाँ पहुंच जाती है? अर्थ पे। और कॉज कारण बनती है ए राइज इन द, उससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है। क्या बोला? हार्मफुल रेज ऑफ द, हार्मफुल हानिकारक किरणें किसकी? सन की पहुंचती है, रीचेस कहाँ पहुंचती है? अर्थ पर। ठीक है, ये रीचेस में से ईएस हटा देना, ईएस हटा देना, वैसे लगा सकते, कोई बात नहीं, अनकाउंटेबल है। हार्मफुल रेज ऑफ द सन रीचेस अर्थ। ठीक है, और क्या बढ़ाती है? कॉज ए राइज, कारण बनती है राइज बढ़ने का। क्या बढ़ने का? कॉज ए राइज इन द, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका कारण बनती है। पूरा होगा। द हार्मफुल रेज ऑफ द सन रीचेस द अर्थ एंड कॉज इन द राइज, दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? तो समझ में आ गया? हार्मफुल गैसेस पहुंचती है, हार्मफुल गैसेस रीच कहाँ पहुंचती है? अर्थ पर। हार्मफुल गैसेस रीच, अच्छा रेस पहुंच रही है। हार्मफुल रेज किस चीज की? ऑफ द सन रीचेस अर्थ एंड कॉज इन द राइज in the temperature. This is called, if we do not take steps in the right direction, अगर हम, if यदि we do not take steps, अगर हम कदम नहीं उठाते in the right direction, सही कदम में, सॉरी सही डायरेक्शन में, आइस क्या होगी? ऑन द पोल विल मेल्ट, जो पोल्स पे, अब पोल्स कौन से? आपने सुना होगा नॉर्थ पोल और, सुना था वह? तो आइस ऑन द पोल्स विल मेल्ट, पिघल जाएगी, एंड पोजिंग ए डेंजर, और वो संकेत या क्या बन जाएगी? खतरा बन जाएगी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, इंसानी जाति के लिए। पोजिंग ए डेंजर फॉर द ह्यूमन रेस। 2 क्वेश्चन आके कल किसी से ही पूछूंगा, ध्यान रखना, बिना रिवीजन के।